starting with the age of revolutions from 1830 to 1848. नाउ अब हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के पीपल थे, एक थे कंजर्वेटिव्स जो मोनार्क रूल को सपोर्ट करते थे, और एक थे रेवोल्यूशनरीज, लिबरल रेवोल्यूशनरीज यू कैन कॉल देम, जो एक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेट करना चाहते थे. Now, as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe. अब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था यूरोप में, तो काफ़ी सारे रिवोल्ट्स भी बढ़ रहे थे इन रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन एंड द जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड. अब इन जगहों पे रेवोल्यूशंस बढ़ते जा रहे थे क्योंकि सबके अंदर एक लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी. नाउ व्हाट इज़ द ऑटोमन एम्पायर? हम तो इटली, जर्मनी, आयरलैंड और पोलैंड सब जानते हैं, बट ऑटोमन एम्पायर क्या है? ऑटोमन एम्पायर सबसे लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टी इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री थी, बहुत लंबी. उसने इट वाज एन इस्लामिक रन सुपर पावर, और उसने रूल करा था मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका पे 600 साल से भी ज़्यादा. सो इट वाज अ वेरी माइटी डायनेस्टी. Now these revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. Now what is the meaning of elite? Elite उस ग्रुप को कहा जाता है जो बहुत अच्छा हो किसी भी चीज़ में वो बहुत अच्छा हो, तो उसको एलीट बोला जाता है. तो अब मिडिल क्लास के एलीट मेंबर्स कौन से थे? इसमें बोला जा रहा है कि जो मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड मेंबर्स थे, जो जिनके पास सेंस ऑफ नेशनलिज्म, लिबरलिज्म था, उनको एलीट मेंबर्स बोला गया है. सो एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट अमंग whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. Now the next paragraph. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries, who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. अब फर्स्ट अपहीवल का मतलब होता है फर्स्ट रिवॉल्ट, डिस्टर्बेंस. फ्रांस में आई थी इन जुलाई 1830. द बर्बन किंग्स, जो पहले कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट ने दोबारा इंस्टॉल करे थे, दोबारा लाए थे, वो अब लिबरल रेवोल्यूशनरीज़ ने उनको ओवरथ्रो कर दिया था. और लिबरल रेवोल्यूशनरीज़ वही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल करी थी विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड. देयर इज़ दिस वन लाइन विच इज़ वेरी ट्रू. व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मटर्निच वंस रिमार्क्ड, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. इसका मतलब होता है, अभी हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इन दी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो डायनेस्टी का रूल था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही सबसे पहले ख़त्म करा था, एंड वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो बना था. सो जब फ्रांस में कोई रिवॉल्ट होता है तो पूरा यूरोप में उसकी, जैसे कहीं अगर बहुत अच्छी चीज़ हो रही है तो पूरा यूरोप उससे सीख रहा था. अगर वहाँ पे नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का आइडिया होता है तो पूरे यूरोप में वो फैलता है. तो वैसे ही अगर फ्रांस, इस मेटाफोर, अगर फ्रांस छींक रहा है तो पूरा कोल्ड यूरोप को लग रहा है. Now the July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. Now जो जुलाई रेवोल्यूशन था उसने एक अपराइजिंग, एक रिवोल्ट ब्रुसेल्स में छेड़ा, जो बेल्जियम, जो लीड क्या करा, यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया. An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. अब जो और नेशनलिस्ट फीलिंग लाई, नेशनलिज्म वाली फीलिंग लाई, वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का बहुत लंबे सिले से पार्ट था.
15th सेंचुरी, वी आर टॉकिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, वो 15th सेंचुरी से उसका पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks in which began in 1821. अब जो नेशनलिज्म का, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का जो कहते चिंगारी लगी थी यूरोप में, अब वो ग्रीक्स में भी आने लग गई थी. उनको भी अब इंडिपेंडेंस चाहिए थी और वो 1821 में स्टार्ट हो गई थी. Now, nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. अब जितने भी ग्रीक्स थे ऑटोमन एम्पायर के अंदर, उनको सपोर्ट मिल रहा था जो ग्रीक्स थे जो एग्जाइल में रह रहे थे, जो वहाँ से ऑटोमन एम्पायर से हटा दिए गए थे एग्जाइल में. और वेस्टर्न यूरोपियन से भी उनको काफ़ी सिंपैथी मिल रही थी उनके ग्रीक कल्चर की वजह से. और इसमें सपोर्ट और किसने करा था? द पोएट्स एंड आर्टिस्ट. उन लोग ने एक वो ज़रिया दे दिया था दुनिया को देखने के लिए कि व्हाट ग्रीक्स आर बीइंग गोइंग थ्रू, वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सब पोएट्स और कल्चर्स ने स्प्रेड करा था. पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू इट्स सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर. उसने हेल्प करा था कि एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में जो उसके साथ स्ट्रगल करे अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, द ऑटोमन एम्पायर. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war while he died of fever in 1824. Now there was this English poet Lord Byron. उसने फंड्स भी ऑर्गेनाइज करे, उनके लिए पैसा भी जमा करा और फिर वो वॉर पे भी गया उनके लिए. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as the independent nation. Now, what was the Treaty of Constantinople? अब Constantinople is a city in Istanbul, now called Istanbul. अब the Treaty of Constantinople was signed between the Ottoman Empire एक तरफ और एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. तो सारी मतलब कह सकते हैं एक तरीके सुपर पावर्स एक साइड आ गई थी ग्रीस के लिए. और इस ट्रीटी में पार्ट्स ऑफ द बॉर्डर एरिया के जो पार्ट्स थे वो भी ग्रीस को दे दिए गए थे. सो ग्रीस recognized as an independent nation. Now coming to the romantic imagination and national feeling. Now what is the meaning of romanticism? रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट था जो आर्ट्स एंड लिटरेचर में चले था विच ओरिजिनेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी. ओरिजिनेट कब हुआ था? इन द लेट 18th सेंचुरी, जो एम्फसाइज करता था इंस्पिरेशन, सब्जेक्टिविटी पर. सो इट्स मेनली अबाउट आर्ट्स एंड लिटरेचर, कल्चर. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. अब nationalism लड़ाइयों से नहीं आया था, वो कल्चर से भी आया था. आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, ये सब एक नेशनलिस्ट फीलिंग शेप कर लेती हैं. Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Now, if I ask what is Romanticism, you will write a cultural movement which sought to develop a particular form of national sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuition and mystic feelings. This is the answer. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past on the basis of nation.
ना एक मतलब मेन मोटिव जो इसका होता है दैट इज़ कि वो एक सेंस ऑफ एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, जो हेरिटेज होती है कि वो सब ने शेयर करी हुई है, एक कॉमन कल्चरल पास्ट, एक पास्ट कल्चर का जो सब ने शेयर करा हो, द वेरी बेसिस ऑफ नेशन, वो ये सब शो करता है। एंड दिस ओनली डेवलप्स अ feeling of nationalism. Now, other romantics, such as the German philosopher Johann Gottfried Herder, claimed that true German culture was to be discovered among the common people, thus folk. It was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation, Volksgeist, was popularized. So, collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. तो इस folk culture को collect करना एक project था for nation building. The emphasis on vernacular languages. अब vernacular का मतलब क्या होता है? Local language. And the collection of local folklore was not just to recover an ancient national past but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. अब सारी ऑडियंस, सारी पॉपुलेशन तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो फॉर द इलिटरेट ऑडियंस उन लोग ने वर्नैक्युलर लैंग्वेज, लोकल फोकलोर का सहारा लिया. This was especially so in case of Poland, which had to be partitioned at the end of 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. अब रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ग्रेट पावर्स थे ऑफ द लेट 18th century, और उसी में ही पोलैंड बट गया था, क्योंकि पोलैंड अगर आप मैप देखो तो पोलैंड बीच में है और रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया उसके तीनों तरफ हैं. Even though Poland no longer existed as an independent territory, अब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, बट नेशनल फीलिंग्स उसकी ज़िंदा रखी गई थी थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज. कैरोल पुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and the Mazurka into national symbols. उसने ये national symbols में convert कर दिए थे. Language too played an important role in developing nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. अब पोलैंड में मेनली ये था कि रशिया की लैंग्वेज चले और पोलैंड की लैंग्वेज ना चले, इसीलिए सारे स्कूल्स में पोलैंड की लैंग्वेज हटा के रशिया की लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी. And in 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. अब एक आर्म्ड रेबेलियन भी रशियन रूल के अगेंस्ट लिया गया था, बट उसको भी क्रश कर दिया गया था. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. अब उनको नेशनल रेजिस्टेंस शो करना था, तो वो जो क्लर्जीज थे वो पोलैंड की ही लैंग्वेज यूज़ करते थे, पॉलिश ही यूज़ करते थे, जर्मन रशियन नहीं यूज़ करते थे. सो पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन. तो मतलब अगर रशियन में वो नहीं पढ़ाते थे, अगर नहीं वो करते थे चर्च में, तो उनको जेल कर देते थे या तो सर्बिया में भेज देते थे, साइबेरिया में. द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस. अगर आप पॉलिश यूज़ करते थे तो आप एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल शो करते थे अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. नाउ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. अब population in Europe बढ़ती जा रही थी, और जब population बढ़ती है तब
डिमांड फूड के लिए और बढ़ जाती है तो उसके प्राइस भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये तो हमें पता ही है। इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स फॉर ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यूरोप में क्या हो रहा था, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, जितनी जॉब्स नहीं थी उससे ज़्यादा सीकर्स थे, उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए पीपल थे। In most countries, there were more seekers of jobs and employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. अब रूरल एरिया से सब सिटी की साइड आ रहे थे और सिटी तो एक कैपेसिटी तक रख सकती है ना, तो ओवर क्राउडेड बनने लग गए और स्लम्स ज़्यादा फॉर्म होने लग गए। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England. और जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको मशीन मेड गुड्स से कॉम्पीट करना था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सबसे ज़्यादा यूरोप में चल ही रही थी। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे थी, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. अब जहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी प्रैक्टिस करी जाती है यूरोप में, तो वहाँ के जो जितने भी पीजेंट्स थे वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फॉर फ्यूडल ड्यूज़ एंड एवरीथिंग। और द rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. अब बहुत ज़्यादा ही गंदे हालात हो गए थे क्योंकि प्राइस ऑफ फूड बढ़ गया था, और अभी भी कई पार्ट्स में फ्यूडलिज्म प्रैक्टिस करी जाती थी और एरिस्टोक्रेसी भी। The year 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. अब लुइस फिलिप तो हेड बना दिया गया था ना। A national assembly proclaimed a republic, grant suffrage to all adult males above 21. अब suffrage का मतलब था right to vote, तो ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटीड राइट टू वर्क। नेशनल असेंबली थी हमारी जो फ्रांस में बनी थी। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलिसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. अब उनसे वो काम भी कराते थे पर पेमेंट्स इतनी नहीं देते थे, कम देते थे। द जर्नलिज्म विलहेम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिल्सियन विलेज एज फॉलोज। अब यू कैन रीड दिस। In these villages, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of and by the contractors to reduce the prices of goods as they order. On 4th June, 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of the contractor demanding high wages. अब उनकी wages इतनी कम कर दी गई थी कि उनके पास रिवॉल्ट करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। तो ऑन 4th June at 2 p.m. लार्ज क्राउड्स में वो मैंशन के बाहर आ गए थे टू इंक्रीज देयर वेजेस। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटली। Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse, plundered it for supplies of cloth, which they tore to shreds. The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In exchange that follows, 11 weavers were shot. Now this is a very unfortunate event. पहले तो वो भाग गया था द कॉन्ट्रैक्टर, वो नेबरिंग विलेज में भाग गया था, पर वहाँ पे उसको शेल्टर देने से मना कर दिया गया कि वो इस ऐसे इंसान को शेल्टर नहीं करेंगे जो काम भी निकलवाता है और पैसे भी कम देता है। और पर वो 24 आवर्स में वापस आया
आर्मी के साथ, और 11 वीवर्स को they were shot dead. Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries, in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage has been proclaimed. Now we will do this paragraph in the next class because I have to explain much in this paragraph and we don't have much time. So till here, sorry. Till here, page 16, the last paragraph worksheet will be given. You have to do till here. And please see the corrections before sending your work.